वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। देखिए, आर्थिकी के जो निबंध होते हैं ना, आर्थिक परिदृष्टिकोण से जो निबंध लिखे जाते हैं, या यूँ कहिए कि जीएस पेपर 2 है ना, और 3 में जो चीज़ डायनेमिक होती हैं, गतिशील होती हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें कैसे लिखनी होती हैं, ये मुद्दे की बात होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंभीर विषय भी होते हैं। ये दो इतने ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, इवन इंक्लूडिंग पेपर 4, ये भी आपका चौथा भी उसी में शामिल हो जाता है आंशिक तौर पे। किंतु 2 और 3 जो जीएस के लिए मैं बता रहा हूँ, और इंक्लूडिंग योर एसे, एक एसे होता है, एक आपका इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव भी पूछा जाता है। तो इसके ऊपर आपको एक समझ आपको विकसित करनी होती है अपनी, और इसमें अवधारणाएं और टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कैसे होता है, उसी के परिदृष्टिकोण से मैं एक ऐसे आपको एक मॉड्यूल आपको यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ कि मेन फ्रेम बस आप सीखिए, स्टार्टिंग और एंडिंग एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस ऐसे, कि स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, और मेन फ्रेम आप सीखिए, किसी से भी सीख सकते हैं, या जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा कैसे। अभी आपको पता है लास्ट ईयर का है ये टॉपिक, तो ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा चला होता है। सिमिलरली इस बार आपका महामारी पे बनेगा, कोरोना पे आ भी चुका है, ईसीएफ में आ चुका है। ठीक है, तो इस पे मैं बता रहा हूँ कैसे इसको लिखना है, सिंक्रोनाइज वे में लिखना है। ठीक है, क्रमवार लिखना है इसे। इन टॉपिक्स पे आपको क्रमवार लिखने पे ही अंक मिलते हैं, और ऐसा एक क्रमवार लिखने की ही कला है, पहले बता चुका हूँ, तो ज़्यादा उस मुद्दे पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। सीधा काम की बात करते हैं। देखिए कैसे स्टार्टिंग मारनी है आपको, थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं, वैसे मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। विगत कुछ महीनों से हर समाचार न्यूज चैनल पर व्यापार युद्ध को लेकर गर्मा गर्मी बनी हुई है। ठीक है, आखिर है क्या ये ट्रेड वॉर? ठीक है, आखिर है क्या ये ट्रेड वॉर? जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य अपनी आंतरिक व्यापारिक वस्तुओं को संरक्षित कर अन्य देशों के उत्पादों पर अनावश्यक नियंत्रण लगाया जाता है, तब वह प्रत्युत्तर में प्रभावित राष्ट्र द्वारा पुनः इस क्रिया को अपनाया जाता है, और यही ट्रेड युद्ध बन जाता है, व्यापार युद्ध बन जाता है। ठीक है, व्यापार युद्ध बन जाता है। तो क्या यह आज वैश्विक जगत के समक्ष एक आर्थिक संकट है? संकट कैसे है, कैसे आने पर, इसकी चर्चा से इसके प्रभावों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, इसके प्रभाव के आधार पर ही आप किसी की चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। इकोनॉमिक्स के जनरली जितने भी चीज़ें लिखी जाती है आर्थिक परिदृष्टिकोण से, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप कर रही होती है इफेक्ट के आधार पर। इफेक्ट कैसे होते हैं, प्रभाव या सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, तो दोनों को सम्मिलन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यापार युद्ध आखिरकार कैसे प्रभावित कर रहा है अमेरिका और जैसे राष्ट्र को, जो कि कभी वैश्विक व्यापार का दारोगा रहा है? आखिर क्यों संरक्षणवाद की नीतियों का अनुसरण करने पर मजबूर हुआ है? हाल में अमेरिका द्वारा चीनी आयातित उत्पादों पर जटिल अंकुश लगाया गया। उदाहरण एल्युमिनियम उत्पाद व हुवेई कंपनी पर अमेरिका का कहना है कि चीन द्वारा निर्यातित वस्तुएं अमेरिका का आयात शुल्क कम होने के कारण उसके अपने स्वदेशी व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसका यह भी कहना है कि चीन जैसे राष्ट्र बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवहेलना करते हैं और हमारे उत्पादकों की नकल करते हैं। जैसे कॉपीराइट का आपका कंटेंट इशू देखते होंगे आप, बहुत सारी चीज़ें चीट करके कॉपी कर लेता है चाइना, एप्पल की हूबहू कॉपी नकल बना देता है, अपने बाजार बनाते हैं, जिससे अमेरिकी उत्पादकों की वैश्विक छवि खराब हो रही है, जैसे एप्पल का फ़ोन उदाहरण स्वरूप। और प्रत्युत्तर में चीन द्वारा भी अमेरिकी उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे ये वाद विवाद और जटिल रूप धारण करता जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कैसे से संचालन होगा। अभी आगे देख लीजिएगा कैसे ये व्यापार युद्ध चलता है। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा सीखने का मुद्दे की बात यह है कि मेन फ्रेम आपको कैसे सेटअप करना है, कैसे संचालित होता है ये व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा इस क्रिया को संचालित किया जा सकता है। ठीक है, व्यापार युद्ध द्वारा संरक्षणवादी विचारधारा पर आधारित एक नियंत्रित आर्थिक क्रिया है। इसके अंतर्गत 4 प्रकार की क्रियाएं संचालित की जाती हैं। जैसे पहली, आयात शुल्क द्वारा। प्राय इसके द्वारा व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए स्वयं के आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जाती है। जैसे आयात शुल्क में बढ़ोतरी, मान लो भारत चाइना से कुछ चीज़ मंगा रहा है, तो आयात शुल्क पे अगर बढ़ोतरी कर देगा तो वहाँ से आयात होने वाली चीज़ों पे दाम बढ़ जाएगा। 100 रुपये की चीज़ अगर 20 का टैक्स लगा दिया तो 120 रुपये की होगी वो वस्तु।
अब भारत में आने पे वो महंगी हो जाएगी, यदि महंगी होगी तो उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आयात कम करेगा। जिससे विदेशी उत्पादकों का आयात कम किया जा सके, वह अपने उत्पादों द्वारा व्यापार प्रक्रिया संचालित की जा सके। अपने स्वदेशी उत्पादकों को ही तो कहीं ना कहीं बढ़ाना है। आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आत्मनिर्भर भारत जो कि आप देखते हैं महामारी के दरमियान उभरा है, वो भी यही है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि एक निर्धारित कोटा प्रणाली, इसके अंतर्गत संबंधित राष्ट्र द्वारा आयात की जाने वाले देश की वस्तुओं और सेवाओं का एक निर्धारित कोटा तय कर देता है कि इतना ही भेज सकता है वो राष्ट्र। जैसे चाइना को बोल देगा कि 400 टन तक ही आप भेज सकते हैं स्टील यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं, उदाहरण स्वरूप। ठीक है। जिससे अधिक वस्तु का आयात ना किया जा सके। और तीसरा उपाय है आपका सब्सिडी द्वारा। जब राष्ट्र अपने आंतरिक उद्योगों को बढ़ाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराकर संरक्षण देते हैं, वह विदेशी वस्तुओं को अप्रत्यक्ष रूप से हतोत्साहित करते हैं। जैसे अमेरिका आज चीन के साथ कर रहा है, भारत भी कर रहा है। निसंदेह भारत और चीन के मध्य ऐसे रिश्ते बिगड़े हैं, तो भारत ने, आपने पता होगा, आईटी धारा 69A को आधार बनाकर उस पर उसकी सारी एप्लीकेशंस ब्लॉक कर दी हैं बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो वो भी तो एक व्यापार है। और आपको पता है कि विकासशील देशों में आपका मोबाइल डेटा एक संवेदनशील संपत्ति है, चाहे विकसित देशों में भी एक संवेदनशील संपत्ति है। इस पर अब टैक्स की बात चल रही है। आप पीटी में रट्टा मारते हैं गाफा टैक्स क्या है ना? गूगल, अमेजन, फेसबुक, इन पर टैक्स जो इम्पोज किए गए, ये भी तो इंटरनेट टैक्स है। तो इस टाइप की चीज़ें, यदि वैश्विक घटनाक्रम से इस प्रसंग को जोड़कर देखा जाए तो स्थिति और साफ हो जाएगी कि इसके वैश्वीकरण के विपरीत है कि नहीं है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है यहाँ पे ऐसे में। संरक्षणवादी विचारधारा पर आधारित व्यापार युद्ध कैसे आर्थिक संकट को प्रभावित कर रहा है, और यदि कर रहा है तो भी सकारात्मक कि नकारात्मक, इसका विचार आगे और स्पष्ट हो जाएगा। वैश्वीकरण एक सकारात्मक क्रिया है जिसके समस्त विश्व की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाओं को एक मंच पर आपसी सहयोग और समन्वय आधारित होती हैं, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपकरणों का कहीं उल्लेख नहीं होता है। यह पूर्णतः सकारात्मक विचारधारा के साथ है। अब शायद ये निर्धारित किया जा सकता है कि यह सही है कि नहीं है। आपने ये बता दिया कि ये सकारात्मक है नकारात्मक है, किस प्रॉज एंड कॉन्स में आपने पॉजिटिव साइड को दिखाना है। हमेशा मैंने आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव साइड का पलड़ा भारी हो थोड़ा, तो ये आपके हित में अच्छा होता है, आपका स्कोर अच्छा मिलता है यहाँ पे। पूरे प्रसंग को यदि वैश्विक प्रसंग से जोड़ के देखने की आवश्यकता है, साथ ही भारत के हित में इस प्रकरण से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे यह एक आर्थिक संकट बनता जा रहा है। हाल में अमेरिका द्वारा व्यापार युद्ध संचालित करने के पश्चात ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होना और इसकी ओर से प्रभावित करता है। चाइनीज यूएसए की ओर से प्रभावित कर रहा था, सभी को पता है, ट्रेड वॉर चला था। ठीक है, जो कई राष्ट्रों को प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट जैसी एक तरफा आक्रमणक नीति, जो कि वैश्विक अनुरूप की सही नहीं लगती है। ठीक है, अब आप ये दर्शा रहे हैं कि अमेरिका ने कैसे किया है चालू, और कैसे कैसे हो रहा है, प्रभाव बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की इस प्रकरण की स्थिति और साफ करती है। यदि अंकटाड, आप पढ़ते होंगे, अंकटाड की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, इन्वेस्टमेंट वाली रिपोर्ट, तो इंग्लिश में मत लिखिएगा, मैं केवल एग्जाम्पलरी देता हूँ ये। अंकटाड जैसे संस्थान की माने तो अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में चीन पहले से ही व्यापारिक अधिशेष की स्थिति में है और वह प्रभावित हो सकता है। ठीक है, व्यापारिक अधिशेष क्या होता है? जो राष्ट्र आयात सर्वाधिक न्यूनतम करता है और निर्यात सर्वाधिक करता है। भारत और चीन में भी व्यापारिक अधिशेष चाइना के पास है। ठीक है, इस स्थिति में जिससे प्रभावित हो सकता है, इसमें चीन के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वाधिक निर्यात करता था, है ना, अभी भी कर रहा है, पर अब कम कर रहा है पहले की तुलना में, जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ अमेरिका के व्यापारिक संबंधित राष्ट्रों को होगा। इनसे सर्वाधिक लाभ यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों को होगा। ठीक है, भारतीय संदर्भ में, अब आपको ऐसे में ही बोला गया था भारतीय संदर्भ में इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। भारतीय संदर्भ में यदि इस युद्ध का विश्लेषण किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार भारत को इसके लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे भारत को चीनी व्यापार का लाभ अधिशेष प्राप्त हो सकता है। जो निर्यात चाइना करता था वो भारत की ओर खिसक जाएगा, तो भारत की ओर खिसकेगा तो विदेशी मुद्रा का संचयन होगा,
तो ये आप सर्कुलर, ये चक्रीय होता है। अगर आप आर्थिक के निबंध लिखते हैं या पेपर 2 और 3 में अगर आप आर्थिक से जुड़ी गतिशील चीज़ें लिखते हैं तो यहाँ पे आपकी मेंटल अप्रोच बहुत क्लियर और फेंट होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। अन्यथा गुमराह होकर इधर उधर की बातें लिखेंगे जो कि बिल्कुल ही अंक नहीं देने वाली होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ही बेकार होती हैं वो चीज़ें, उस पर अंक मिलते भी नहीं हैं। भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र की मंदी को लाभ में परिवर्तित कर सकता है। कैसे? निर्यात एक्सीड कर देगा तो स्वदेशी उद्योग जो कि पनप रहे हैं, अभी आत्मनिर्भर में भी कॉन्सेप्ट आया है ना, पीएम मोदी द्वारा दिया गया है, तो वो भी इंक्रीज होगा अगर आप ऐसे सर्कुलेट करके जोड़ने की कला रखते हैं। तो ये आप खुद डेवलप कर सकते हैं, ये आपके मस्तिष्क में आके कोई डालेगा नहीं, टॉनिक नहीं देगा, मुगली गुट्टी 555 नहीं देने वाला कोई भी। तो ये आप खुद अपनी तार्किक बुद्धि, बार बार बोलता हूँ, प्रयोग करा करिए। एक अनुमान के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद 1.5% वैश्विक वृद्धि की संभावना है। भारत अभी मध्यम पाश आय के जैसे देशों में शामिल है। ठीक है, घटनाओं से मध्यम आय पाश जैसे जूझ रहा है। आवश्यकता है इस कसौटी का लाभ उठाते हुए अपनी आर्थिक नीतियों का संस्थागत प्रयोग कर लाभ अर्जन दुगना करना। ठीक है, हालांकि व्यापार युद्ध प्रत्येक राष्ट्र के लिए नकारात्मक परिणाम ही देता है। विश्व व्यापार संस्था की माने यानी डब्ल्यूटीओ की माने तो यह अवधारणा हो सकती है कि तात्कालिक लाभ तो दे किंतु भविष्य में इसके नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आज संरक्षणवाद द्वारा स्वदेशी व्यापार को प्राथमिकता देना व अन्य विदेशी उत्पादकों को नकारना तकनीकी और नवाचार को नकारती है, जबकि वैश्वीकरण के साथ धोखा भी है। वैश्वीकरण तो ये बोलता है ना कि सभी जगह के दरवाजे खोल दो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के दो चक्के हैं, एलपी है ना, एलपी दो चक्के हैं, यानी जी यहाँ है, एल यहाँ है, पी यहाँ है ना। भारत में भी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडेप्ट की थी, तो इसीलिए यहाँ पे चल रहा है ये कॉन्सेप्ट भी। व्यापार युद्ध के समाधान हेतु संबंधित राष्ट्रों को एक मंच पर आना होगा। अमेरिका की अपनी व्यापारिक आक्रामकता को त्याग कर समय के साथ चलना होगा और चीन जैसे राष्ट्रों को बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करना होगा। विश्व बैंक, व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का द्वारा समय समय पर प्रभावित राष्ट्रों को सूचित करना होगा, तभी ये समस्या हल की जा सकती है। आज वैश्विक दरोगा स्वयं अपनी छवि को धूमिल करने पर लगा है, जिसका परिणाम कुछ समय बाद दिख सकते हैं। अमेरिका भले ही अपने आयात शुल्क अधिनियम 1973 धारा 301 की दुहाई देता हो, अनुचित दुहाई देता है, किंतु यह सब केवल एक भ्रमित औपचारिकताएं हैं। यदि इस संकट का समाधान समय रहते ना किया गया तो वैश्विक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो कि किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, तो मेन फ्रेम वाला मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि कैसे आपको ड्राइव्ड करना है। ठीक है, आर्थिकी के निबंधों पे एक मोटी समझ काम नहीं आती है। ठीक है, आर्थिक के निबंधों पे बिल्कुल मोटी समझ काम नहीं आती, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के किया शामिल क्योंकि जीएस 2 और 3 पेपर में आप यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ लिखना कैसे है। बहुत लोग को पता ही नहीं है कि भारत ने टारगेट रखा है 2024 तक 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का, तो कैसे वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी कंप्लीट करेगा अपनी। इवन मान लो यूपी ने रखा है, उत्तर प्रदेश ने अपना 2024 तक अपने आप को 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का रखा है। तो ओडीओपी इसके अंदर क्या कर सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। प्री में भी यही क्वेश्चन आता है कि मैच द फॉलोइंग विच वन इज वेल कनेक्टेड टू द ओडीओपी प्रोडक्ट, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जो आप प्री में रट्टा मारते हैं, अगर उसके कंपोजिट फैक्ट्स उठा के अगर आप अपने एसेज में डालते हैं, एसिमुलेट करते हैं, तो नो डाउट यू विल गेट द मोर स्कोर एज यू डिसाइड। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो वेरिएशन आप ज़्यादा पढ़ के नहीं ला सकते, पर स्मार्ट स्टडी से ज़रूर ला सकते हैं। और पेपर 2 और 3 डिमांड बिल्कुल करता है आपके वेरिएशन की, और वहीं पे चेक होती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि वही दो ऐसे पेपर हैं, 2-3, जहाँ पे आप स्कोर अपना बढ़ाएंगे तो आपको आगे लाभ मिलेगा। प्लस ऑप्शनल आपका अपना होता है, उसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता। वो आपका अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एंथ्रो, जियो कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर आप ऐसे में पेपर 2 और 3 में आप अगर ये काम कर लें तो आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है स्कोर। ठीक है,
तो ये टैक्टिक्स थी, मेन फ्रेम पे काम करिए। एंडिंग मैं नहीं बताऊंगा ना स्टार्टिंग बताऊंगा, मैं आपको केवल मेन फ्रेम पे ही टीच कर सकता हूँ। जैसा पहले भी बता चुका हूँ कि केवल और केवल उन्हीं चीज़ों पे आपको वीडियो दी जाएगी जिस पे आपका लाभ सध सके और हित सधे, ठीक है। तो इस टाइप की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, बार बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि वो आपको केवल और केवल अपने एग्ज़ाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने, एटलीस्ट 2 से 3 महीने आपको एडिटोरियल पे देना चाहिए। आधा घंटा दे लो, 45 मिनट दे लो, वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है और कितना आप इसको पचा पा रहे हैं। खा तो सब लेते हैं पर पचा नहीं पाते हैं। ये मैंने बता दिया आपको ट्रेड वॉर कैसे चलता है और कैसे सर्कुलेट होके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव और निगेटिव क्या एक्सपेक्ट्स डालेगा, कितने बेनिफिट्स हैं और कितने इसके लॉस हैं और वर्ल्ड लेवल से कनेक्ट कर दिया। नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट जरूर डाला करिए, वही सारी चीज़ें बताती हैं। आप सूचकांक क्यों पढ़ते हैं, सूचकांक की आवश्यकता आप बाद में बोलते हैं कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 142 पर है, पर इसका कोई तो आप कहीं पे लिखेंगे भी, कोई तो आधार बनाएंगे। खुशहाली सूचकांक में 144 है, एसडीआई में 129 है। तो ये सब चीज़ें आपको डालनी होती हैं, ठीक है, ये आपको डालनी होती है। आपका भुखमरी जो आपका है ये आपको डालना पड़ेगा। 94 कंपैरिजन करवाते हैं, ये कंपैरिजन आपके साउथ ईस्ट एशिया में भी करवाता है क्योंकि सार कंट्रीज है, इवन बीमस्टेक भी। थाईलैंड में हमारे को जोड़ दो तो आप अपना लुक ईस्ट वेस्ट नीतियाँ भी बना देते हो। तो ये आईआर की चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको, आर्थिकी की भी पता होनी चाहिए और भारत की भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब आपको एक जगह मिल जाती है एडिटोरियल में, क्योंकि वो पहले कंसाइज करके लिखता है, सारे फैक्ट्स को एसिमुलेट करता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि मेन फ्रेम पे काम करना, मेन फ्रेम ही मेन चीज़ होती है। 70% वेटेज होता है, अगर नहीं पता हो तो बता दे रहा हूँ दोबारा, 70% वेटेज होता है मेन फ्रेम का। नहीं, हाउ कैन यू स्कोर मोर, तो ये मेन फ्रेम पे काम करना है, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम पे आप काम करिए। इसी टाइप की चीज़ें मैं और लाता रहूँगा समय के साथ, जो कि आपके लिए मोस्ट यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अभी आपको पता है कि बीईओ और आरओ का मेंस सर पे है। बीईओ में भी ये बेनिफिट होगा और आरओ मेंस में भी ये होगा, और यूपी पीएससी का अपर का जो मेंस होगा जनवरी में, ठीक है। और दिसंबर में न्यू नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2021 का आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी समय के अनुसार आपको सब कुछ सही जानकारी सूचित कर दी जाती है समूह पे, है ना। महेंद्र प्रताप सिंह सर डाल ही देते हैं, जो उनके पास जानकारी मुहैया होती है अपने स्तर पे वो बता देते हैं आपको, ठीक है।